गरीब भाभी ने करवाई 10 काली नंद की शादी। आलोक, मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। तुम कब आकर मेरा हाथ मांगोगे? पल्लवी, तुम जानती हो ना, मेरी एक या दो नहीं बल्कि 10 बहनें हैं। माँ मरते समय माँ बाबा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी पहली 10 नंदों का घर बसाऊंगा, फिर बाद में अपना घर। आलोक, मैं जानती हूँ तुम पर अपनी 10 बहनों की जिम्मेदारी है। शादी के बाद तुम्हारी बहन मेरी भी जिम्मेदारी होंगी। हम दोनों मिलकर उनकी शादी करेंगे, मुझ पर विश्वास करो। पल्लवी की बात सुन आलोक पल्लवी के घर जाकर उसके माता पिता से पल्लवी का हाथ मांगता है। कुछ समय में पल्लवी और आलोक की शादी हो जाती है और आलोक अपनी 10 नंदों वाले गरीब ससुराल में आती है। भाभी, जितना भैया ने बताया था आप तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो। पूरी मोहल्ले में इतनी सुंदर भाभी किसी की नहीं होगी। आप यहाँ बैठिए, आराम कर लीजिए, हम तब तक आपके लिए खाना लेकर आते हैं। पल्लवी की कोई नंद उसके लिए खाना पानी लेकर आ रहे थे तो कोई उसके लिए बिस्तर लगा रही थी। ये सब तुम क्यों कर रही हो? अब मैं आ गई हूँ ना, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। अरे भाभी, आप आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब सारे काम आप ही करोगी। आपकी 1-2 नहीं बल्कि 10-10 नंद हैं। आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी 10 काली नंद का इतना प्यार देख पल्लवी काफी खुश होती है। पल्लवी की सभी नंद उसके घर के काम, खाना बनाने, यहाँ तक कि पल्लवी को सिलाई का काम करना पसंद था। आज पड़ोस से कपड़े लेकर पल्लवी अक्सर छोटी सी सिलाई मशीन पर कपड़े सिला करती थी, जिसमें भी उसकी सभी नंदें उसकी मदद करती थी। ये लो भाभी, मैंने ब्लाउज खोल दिया है। वैसे भाभी, आप सिलाई तो काफी अच्छी करती हो। कल जो आपने उस साड़ी के कपड़े से जो लहंगा बनाया था, मुझे तो वो बहुत पसंद आया। तुम सब चिंता मत करो, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हारे शादी का जोड़ा और लहंगा मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। भाभी, आपका ये सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। भैया इतने समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे काले रंग की वजह से आज तक हमारा कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पाया। हमारी वजह से भैया कितना परेशान रहते हैं, हमें साफ साफ दिखता है। कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे उन पर बोझ बनते जा रहे हैं। तुम सब ऐसा क्यों कह रही हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम कभी भी तुम्हारे भैया और मेरे लिए बोझ नहीं बन सकती। और चिंता मत करो, तुम्हारी शादी जरूर होगी। हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। अपनी भाभी की बात को सुनकर सभी नंदों की आंखें भर आती हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। पल्लवी, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई हो, दिखती ही नहीं हो। अरे कलावती, घर में काम ही इतने होते हैं। अभी भी घर जाकर खाना बनाना है, फिर सिलाई का काम भी करना है। तुम्हारी तो 10-10 नंद हैं, फिर भी तुम इतना सारा काम खुद अकेले करती हो। वैसे तुम्हारी नंद से याद आया, कब कर रही हो उनकी शादी? सुनने में आया है कि अब सबकी उम्र हो चली है। जल्द से जल्द रिश्ता कर दो, वरना आगे जाकर लंगड़े लूले का भी रिश्ता मिलना मुश्किल है। कलावती, जुबान संभाल कर बात करो। वो सिर्फ मेरी नंद ही नहीं, मेरा परिवार है। अगर आइंदा मेरी नंद के खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कलावती की बातें सुन पल्लवी काफी परेशान हो जाती है और अब वो 1-2 जगह पर रिश्ते की बात चलाती है। और आज पल्लवी की दोनों बड़ी नंद प्रियंका और आशा को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। सुमित्रा जी, तो कैसी लगी आपको हमारी प्रियंका और आशा? बड़ी ही गुणी, संस्कारी हैं, घर के सारे काम जानती हैं, खाना भी अच्छा बनाती हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन रंग रूप में तो अच्छा होना चाहिए। चलिए, रंग रूप को छोड़ देते हैं, लेकिन दान दहेज तो आप अच्छा खासा देंगे ना। मेरे दोनों बेटे सरकारी नौकरी करते, तो एक एक बेटे को फॉर्च्यूनर कार और कम से कम 25 लाख रुपए कैश देना होगा आपको। सुमित्रा जी, आप तो हमारी हैसियत से कई गुना ज्यादा दहेज मांग रही हैं। इतनी हैसियत नहीं है हमारी। अगर दहेज की हैसियत नहीं है तो क्यों बुलाकर हमारा समय बर्बाद किया? एक तो दहेज देने की हैसियत नहीं है, ऊपर से काली नंदे हमें थमा रहे। चलो बेटा, यहाँ से कोई पागल कुत्ता ही होगा जो इन कालियों को अपने घर की बहू बनाएगा। सुमित्रा की बात सुन सभी बहनें काफी रोती हैं। अपनी नंदों को यूं दुखी देख पल्लवी को मन ही मन दुख होता है और अब वो अपनी नंदों की शादी के लिए कई सारी जगह पर बात फैला देती है। अरे पल्लवी, ये तुम इतने सारे सूट किसके लिए ले जा रही हो? आज मैं कतरन मार्केट गई थी ना, तो काफी सस्ते सस्ते कपड़े मिल रहे थे, तो मैं काफी सारे कपड़े ले आई हूँ और उनसे अपनी नंदों के लिए सूट सिलवा रही हूँ। शादी के समय उन्हें हमें कपड़े भी तो देने होंगे। शादी होगी तब ना। आए दिन रिश्ते वाले आते हैं और मेरी बहनों की काली शक्ल को देखकर रिश्ता मना कर देते हैं। ऐसा कब तक रहेगा? आप परेशान मत हो, मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने एक रिश्ता बताया है। कल वो लोग घर आ रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा कोई रिश्ता जरूर लगेगा। अगले दिन सावित्री अपने तीनों बेटों के साथ पल्लवी की काली नंदों को देखने के लिए आती है। हम आपको पहले ही बता देते हैं, दान दहेज देने की हमारी हैसियत नहीं है। तो हम आपसे कौन सा दान दहेज मांग रहे हैं? हम खुद ही आपकी तरह एक साधारण परिवार से हैं। मुझे तो बस घर गृहस्थी वाली सीधी सादी बहुएं चाहिए। उनके काले गोरे रंग से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सावित्री अपने तीनों बेटों के लिए पल्लवी की नंदों को पसंद कर लेती है, जिससे सभी काफी खुश होते हैं।
मैं कहती थी ना कि तुम लोगों की शादी जरूर होगी। इन तीनों का तो रिश्ता हो गया, बाकियों का भी जल्दी ही होगा। आज पल्लवी की तीनों बड़ी नंद की सगाई होती है, जिसमें काफी सारे लोग आते हैं। सावित्री की तरफ से उसकी ममता नाम की सहेली भी इस सगाई में आई होती है। ममता की नजर मोनिका, कंचन, शोभा और पलक पर जाती है। भले ही इन चारों का रंग काला था, लेकिन उनके नैन नक्श काफी सुंदर थे, जिससे ये चारों ममता को पहली नजर में भा जाती हैं। चारों आपकी नंद हैं। मुझे तो ये चारों काफी सुंदर लगी हैं। भगवान की कृपा से मेरे 4 बेटे हैं। अगर आप कहें तो हम कुछ बात आगे बढ़ा सकते हैं। आप सच कह रही हैं? अपनी चारों नंद का भी हाथों हाथ रिश्ता होता देख पल्लवी मंदिर जाकर भगवान को नारियल चढ़ाती है और अब साथ ही साथ अपनी नंदों की शादी में लेने के लिए कभी कपड़े सिलती तो कभी सिलाई के पैसों से उनके लिए चांदी की छोटी मोटी चीज बनवा देती है। इन दोनों के लिए भी मैंने बचिया ले ली है। जल्दी से घर चलती हूँ, कितना सारा काम रह गया है। पल्लवी सुनार की दुकान से चांदी की बिछिया लेकर घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, जहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया हुआ था। पल्लवी विवाह के बारे में सबसे बात करती है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? मैं भी उस सामूहिक विवाह के बारे में सुना है। जितने भी लड़के सामूहिक विवाह में हैं, सभी काफी पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से हैं। तुम लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो ही हम इस सामूहिक विवाह में तुम्हारा नाम लिखवाएंगे। भाभी, हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। पल्लवी अपने तीनों छोटी नंदों का नाम सामूहिक विवाह में लिखवा देती है और आज पल्लवी की तीनों छोटी नंदों का सामूहिक विवाह में शादी हो जाती है। आखिरकार आपने हम काली नंद की भी शादी करवा ही दी। अगर आप ना होती तो अभी तक हम घर ही बैठे होते। अभी तो सिर्फ तुम तीनों की ही शादी हुई है, बाकियों की भी तो मुझे जल्द से जल्द शादी करवानी है। शादी के बाद आती रहना और हमेशा खुश रहना। तीनों छोटी नंदों की शादी के बाद पल्लवी पर उसकी बाकी नंदों की जिम्मेदारी होती है। कुछ दिनों में हल्दी और मेहंदी की रस्म भी शुरू हो जाती है। तुम्हारी मेहंदी तो काफी लाल रची है। लगता है तुम्हारा होने वाला पति तुमसे बहुत प्यार करता है। हमारे हाथों में जो ये शादी की मेहंदी रची है ना, इसकी जिम्मेदार भी सिर्फ आप ही हो। अगर आप ना होती तो हमारे हाथों में कभी ये शादी की मेहंदी लग ही नहीं पाती। इन शादी की जिम्मेदारियों के बीच पल्लवी अपनी नंदों के लिए अपने हाथों से ही शादी का जोड़ा भी बनाती है और आज पल्लवी की सभी नंद की एक साथ शादी होती है। एक एक कर पल्लवी अपनी सभी नंदों को अपने हाथों से सजाती है और सारी विधि विधान के साथ आखिरकार पल्लवी की बाकी बची काली नंदों की भी शादी हो जाती है। तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। कभी इस घर को पराया मत समझना। ये हमेशा से तुम्हारा था और रहेगा। तुम्हारी भाभी ने वो कर दिखाया जो आज तक मैं नहीं कर सका। अगर पल्लवी न होती तो मैं कभी भी माँ बाबा से लिए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाता। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे काले रंग के चलते हमेशा हमने लोगों से ताने सुने। सबने कहा कि हमारी कभी शादी नहीं होगी, हमारा कभी घर नहीं बसेगा, लेकिन भाभी ने इन सबको झूठा साबित कर दिया। भाभी, अब सही मायने में हमारी माँ समान है। एक भाभी होकर अपनी माँ का फर्ज निभाया है हमेशा हमारे लिए। तुम लोगों ने भी कभी मुझे भाभी महसूस नहीं करवाया, हमेशा मेरा ध्यान रखा है। बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे तुम जैसी नंद मिली। सभी नंद आंखों में खुशी के आंसू लिए विदा होती हैं और अब शादी के बाद सभी एक साथ हंसी खुशी जिंदगी जीती हैं। वहीं पल्लवी और आलोक भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और नंद भी शादी के बाद अपनी भाभियों से मिलने हमेशा आया करती थी। अगर हमें पहले पता होता तो हम रिश्ते की बात करने यहाँ कभी नहीं आते। एक बार बैठकर बात कर लेते हैं। अरे अब देखना, और बोलने बताने लायक कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी लड़के वाले को ऐसे भड़कता देख घर से बाहर आते हुए सरला और विमला की नजर उनके ऊपर पड़ती है। लो जी, ये रिश्ता भी टूट गया मालती का। बेचारी मालती। अब मालती को अब तो ये मान लेना चाहिए कि इसको अब ऐसे ही कुंवारी रहना पड़ेगा। बेचारी मालती। आखिर ये लड़के वाले क्यों शादी की आधी बात से ही उठकर जा रहे थे और मालती में ऐसी क्या कमी थी जिसे देखकर सरला और विमला उसकी सारी जिंदगी कुंवारी रहने की बात कर रही थी। ये सभी बातें जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। भैया, ये आलू गोभी कैसे दिए? मैम साहब, 100 रुपए किलो गोभी, 50 के 2.5 किलो आलू। ठीक है भैया, पैक कर दीजिए। 1 किलो गोभी, 2.5 किलो आलू। अरे मैडम, आपको ये आलू गोभी की नहीं, फेयर एंड लवली की जरूरत है। अरे सेहत पर ही ध्यान देती रहेगी, अपनी शक्ल पर भी ध्यान दे दो। देखो कितना काले शक्ल हो रही है, काली चुड़ैल लगती हो, बस बाल खोलने की देरी है। दोनों आवारा लड़कों की बातें सुनकर आसपास के खड़े लोग मालती के ऊपर हंसने लगते हैं और पूरे भरे बाजार में मालती के काले रंग का मजाक बन जाता है।
भैया ये लो मेरी सब्जी के पैसे। मालती इस मजाक के बाद बहुत ही नर्वस हो जाती है और जैसे तैसे सब्जी लेकर घर आती है। माँ मैं आज से कभी सब्जी लेने बाहर नहीं जाऊंगी, लोग मेरे काले रंग का मजाक बनाते हैं। अब काली को काली नहीं तो हूर परी बोलेंगे क्या? तेरे काले रंग से तो मैं खुद परेशान हूँ, तो लोग बाग ने परेशान किया तो क्या हुआ? माँ आप हमारी बहन मालती से इस तरीके से क्यों बात कर रही हैं? उसके काले रंग से वो खुद इतनी परेशान रहती है और आप उसको हिम्मत देने की बजाय उसकी हिम्मत को तोड़ रही हो। तुम पांचों भाई को कोई जरूरत नहीं है इस काली कलूटी की साइड लेने की। माँ आपको जो कहना है कहो, लेकिन हम हमेशा अपनी मालती बहन का हौसला और हिम्मत बनेंगे, क्योंकि हम उसको उसके रंग रूप से अपनी बहन नहीं मानते। आप सबकी कोई गलती नहीं है, ये काला रंग मेरे ही चरित्र का दाग है जो मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। रोते रोते मालती अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन ललिता मालती से कहती है, बहुत जगह ढूंढने के बाद एक लड़का मिला है जो तुझे देखने आ रहा है, तुझसे शादी की बात करने। अच्छे से कपड़े पहन के तू तैयार रहना। मालती के मन में अपने काले रंग को लेकर कई सवाल थे, लेकिन अपनी माँ के कहने पर वो चुपचाप लड़के वालों से मिलने के लिए हाँ कर देती है। तभी अगले दिन मालती को देखने लड़के वाले आते हैं। मालती बेटा चाय और नाश्ता लिया सबके लिए? ललिता के कहने पर मालती प्लेट में सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी उसकी सास मीना की नजर मालती के ऊपर पड़ती है। क्या ये है मालती, ये काली कलूटी? इस लड़की से मैं अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करने वाली। बेटा बिट्टू उठ यहाँ से। आप लोग ऐसे मत जाइए, एक बार बैठकर बात कर लेते हैं। हमें माफ करो, आप बोलने बताने लायक तुम्हारी बेटी में ऐसा कुछ नहीं है, और इस काली कलूटी लड़की के लिए मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकने वाली। हम लोग जा रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर मालती का सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। अब वो समझ गई थी कि ये इस समाज के लिए नहीं बनी है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस की सरला और विमला आपस में बातें करते हुए, देख विमला बेचारी मालती का ये रिश्ता भी टूट गया है। मुझे तो लगता है मालती को ये मान लेना चाहिए कि अब वह जिंदगी भर कुंवारी ही रहेगी। पता नहीं इस काली कलूटी की वजह से मुझे कब तक लोगों के आगे ऐसे ही जलील होना पड़ेगा। आज से मैं कभी तेरे लिए कोई लड़का नहीं ढूंढूंगी। अब मैं सबसे पहले अपने 5 बेटों की ही शादी करूंगी। गायत्री अब अपनी काली कलूटी बेटी को छोड़कर अपने 5 बेटों के लिए लड़कियां ढूंढने में लग जाती है और बेटों के सुंदर होने के कारण ललिता को बहुत जल्दी ही उसकी 5 बहुएं मिल जाती हैं। देख मालती, जब तक तेरे 5 भाइयों की शादी नहीं हो जाती तू अपनी ये काली कलूटी शक्ल लेकर इस घर में कहीं भी दिख मत जाना। जब तक पूरी शादी नहीं होती तू अपने कमरे में ही रहेगी। माँ मालती हमारी बहन है और भाई की शादी में बहन ही नहीं होगी तो कैसा लगेगा? तुम 5 अपना मुंह बंद करो और शांति से ये शादी होने दो। जा मालती, तू अपने कमरे में जा। मालती चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद पूरे विधि विधान से उसके 5 भाइयों की शादी होती है और 5 बहू गृह प्रवेश करके घर में आती हैं। अगले दिन 5 बहू रसोई में अपनी पहली रसोई कर रही होती हैं। वहीं मालती चुपचाप रसोई के दरवाजे से अपनी 5 भाभियों को निहार रही होती है। मेरी 5 भाभी तो चांद जैसी सुंदर हैं। मैं तो उनके सामने कभी नहीं आऊंगी, वरना ये लोग मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे। मालती अपने काले रंग की वजह से अपना पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी थी, जिस वजह से वो अपनी भाभी को छिप के देखकर वहां से चुपचाप गुजर रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ता है और वो गिर जाती है। माँ मेरा पैर। ये किसकी आवाज है? कौन दर्द से करा रहा है? 5 बहू रसोई से बाहर आती हैं। तुम कौन हो? तुम्हारे तो पैरों में मोच आई है। चलो मैं मलहम लगा देती हूँ। 5 बहू मिलकर मालती को कंधे के सहारे कमरे में लाती हैं। वैसे आपने बताया नहीं कि आप कौन है? मालती हिम्मत करके अपने 5 भाभियों से अपने बारे में बताती है। अरे तुम जब हमारी नंद हो तो तुम पूरी शादी में कहाँ थी? तुम तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। ये काली कलूटी तुम्हारी शादी में आकर क्या करती? बहुत बड़ी बेइज्जती होती, इसलिए मैंने इसको शादी में आने ही नहीं दिया। बहू माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये हमारी नंद है, इस घर की सदस्य है और रंग रूप आज के जमाने में भी आप इन चीजों से भेदभाव करती हो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम अब बहुत खुश हैं कि हमारे पास हमारी इकलौती नंद भी है। रिया की ये बातें बोलने के बाद 5 बहू मालती को गले से लगा लेती है। मालती के अंदर भी अब थोड़ी हिम्मत सी जागती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। मालती हम लोग बाजार जा रहे सामान लेने, तुम भी हमारे साथ चलो ना। इस काले रंग के साथ आप लोग जाना चाहोगे? क्यों नहीं, आखिर तुम हमारी इकलौती ननद हो। तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? अब अपनी 5 भाभी के साथ मालती भी शॉपिंग मॉल जाती है और वहां से शॉपिंग करके घर आती है। 5 भाभियों के आने के बाद अब मालती का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। अब वो अकेले भी बाहर आना जाना शुरू कर देती है। तभी एक दिन
रिया भाभी, पिंकी भाभी, सुनिए ना, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। मैं सोच रही हूँ कि मॉल से उसको एक सुंदर सी ड्रेस गिफ्ट कर दूँ, तो मैं मॉल जा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मालती। मालती अपनी पांचों भाभियों के साथ एक बड़े से मॉल में जाती है। मालती, तुम मॉल जाकर अपनी फ्रेंड के लिए ड्रेस ले लो, हम लोग अभी आते हैं। ठीक है भाभी, आप लोग जाइए। सॉरी, beggars are not allowed in shopping mall. एक्सक्यूज मी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मालती इतना बोल ही रही थी कि 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स उसको धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे। तभी वहां पर उस मॉल के मालिक का बेटा प्रिंस वहां पर आता है। ये क्या बदतमीजी है? मैं कब से सीसीटीवी कैमरा में देख रहा हूं कि तुम सभी लोग मिलकर इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो। प्रिंस मालती के फेवर में बोल रहा होता है कि तब तक वहां पर उसकी पांचों भाभियां भी आ जाती हैं। प्रिंस का मालती के फेवर में बोलना उसकी पांचों भाभियों को बहुत अच्छा लगता है। आइए, आप लोग अंदर आकर शॉपिंग कर लीजिए। इन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मालती शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है और शॉपिंग करके अपने घर आ जाती है। तभी अगले दिन मालती की पांचों भाभी प्रिंस से मिलने मॉल में जाती हैं। आप लोग यहाँ? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मालती कहाँ है? वो ठीक है ना? अरे, अगर मालती की इतनी ही चिंता है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो। क्या? आपने तो हमारे दिल की बात कह दी, फिर शुभ काम में देरी कैसी? चलो अभी ही चलते हैं रिश्ता लेकर। 5 बहू प्रिंस को अपने घर लेकर आती हैं और मालती के कमरे में जाकर कहती हैं, मालती जल्दी से नीचे आओ, देखो तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। लड़के वाले? नहीं, मुझे किसी लड़के वालों से नहीं मिलना। मुझे इसका रिजल्ट पता है, मैं ऐसे सिचुएशन से कई बार गुजर चुकी हूँ। मालती डरती हुई नीचे आती है, जहाँ वो प्रिंस को देखकर बहुत खुश होते हुए कहती है, आप यहाँ? जी खुशी जी। मालती इस रिश्ते से बहुत खुश होती है और पांचों भाभी अपनी काली नंद की एक सुंदर से अच्छे घर के लड़के प्रिंस के साथ शादी करा देती हैं।